आरक्षित वर्ग के लोगों को इतना उदार मन होना चाहिए कि उनके किसी भी पीढ़ी में अगर कोई आरक्षण का लाभ लेके बड़े पदों पर पहुंच गया, बड़ा कारोबार कर लिया, कुछ बड़ा सम्मान अर्जित कर लिया, तो उनको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। उनको एयर लेयर की ये जालसाजी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि क्रीमी लेयर में ये क्लॉज हो, तकनीकी चीजों में क्यों पड़े। मन से उदार हो जाइए। पिछड़ों में समस्या क्या आ रही है? पिछड़ों में समस्या आ रही है कि अचार रखा है बरनी में, अशोक जी, अचार रखा है बरनी में, ठीक, ऊपर जो है टुकड़े कुछ, उन्हीं में धूप लगे जा रही है, क्या नीचे फफूंदी लग गई क्या? लोग कहते हैं अचार को ऐसे ऐसे हिलाते रहना पड़ता है। जातियों के आरक्षण के साथ भी यही करना होगा। मैं आंकड़े बता के यहां टकराव नहीं पैदा करना चाहता। पिछड़ों के संपूर्ण आरक्षण का गौतम रानी जी को आंकड़े जरूर पता होंगे, बहुत योग्य व्यक्ति हैं और बड़ा लिखते पढ़ते हैं। उसमें से 80% 2 जातियां ले गई, बाकी झाल बजा रहे हैं। वो कहां जाए? उनके लड़का तो सिपाही में भी भर्ती नहीं हो पाया, मंडल लागू हुए कितना समय हो गया, वो झाल बजाए। सिपाही से लेके एसएसपी तक आप ही भर्ती होंगे, क्यों? इसलिए ये हिलाना पड़ेगा आचार हमको आरक्षण का। क्या क्रियाविधि होगी संसद तय करे, लेकिन होना चाहिए। मैं आरक्षित वर्ग के लिए ही लड़ रहा हूं, आरक्षण के खिलाफ थोड़ी लड़ रहा हूं। मैंने कभी एक बार कहा था, चौराहे पर जो एक गोले में आदमी खड़ा है और बीच में आया 4 लड्डू कोई रख गया, जो सबसे आगे खड़े वो बार बार लड्डू खा रहे, पीछे वाले तक तो पहुंच ही नहीं रहा। क्या आरक्षण इसलिए दिया था संविधान सभा ने? नहीं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए आरक्षण था। आरक्षण वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या निषाद को अधिकार नहीं है? मैं और ऐसे सैकड़ों जातियां बता सकता हूं। क्या उन लोगों को हक नहीं है? राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सारा ताप कुछ ही जातियों तक रहेगा क्या केंद्रित? क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति में देखिए, आरक्षण से उत्पन्न लाभ, वहां भी पिछड़ जैसी समस्या है। क्या कुछ जातियों तक ज्यादा पहुंचा और बाकी तक कुछ भी नहीं पहुंचा? वैसी स्थिति नहीं है, वो दूर होनी चाहिए ताकि कतार के अंतिम पिछड़े और दलित और अनुसूचित जाति जनजाति के भारत मां के बेटे बेटी को भी लाभ मिले। उसका हक आगे वाले नहीं मारे। इसमें भी तकलीफ है क्या? इसमें भी कांग्रेस भाजपा आपस में लड़ेंगे? और दूसरी बात, ये बात इतनी सरल नहीं कि जिसको पार्टियों की तू में टाल दिया जाए। मनमोहन सिंह जी ने कहा प्रधानमंत्री रहते हुए कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का। जब प्रधानमंत्री ने यह बोल दिया तो स्वाभाविक है दलित और पिछड़ों में बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम बनने की दौड़ लगी जाएगी। उनको एक मैसेज दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला हक माइनॉरिटी का है, तो असंतुलन तो पैदा होगा। और जातियों के को ही आरक्षण मिला, जातियों के कारण ही आरक्षण मिला, जातीय शोषण के कारण ही आरक्षण मिला। इस सच से कौन इनकार कर सकता माई का लाल? तो जब जाति से छूटे तो आरक्षण छूट जाना चाहिए। मैंने तो उदाहरण दिया आपको। ऐसे ऐसे दृश्य हैं जिसमें कन्वर्जन भी हो गया, हिंदू धर्म के रिचुअल्स भी फॉलो हो रहे हैं, शादी ब्याह भी उसी में हो रहे हैं, और तकनीकी तौर पर कागज में दोनों तरफ के लाभ ले रहे हैं। ये धोखा नहीं है क्या देश के साथ? ये नाइंसाफी नहीं है क्या?
वो लाभ नीचे तक जाना चाहिए। एक व्यक्ति 2 लाभ क्यों ले? और हां, असंतुलन का विषय भी महत्वपूर्ण है। मैं इस विषय को केवल संघ की विचारधारा और संघ का वो वक्तव्य कह के नहीं टाल सकता। मैं एक बात बता के अपनी बात को करूंगा। वो क्या नाम था उनका, अरे उपराष्ट्रपति हुए अपने, अंसारी साहब, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी ही माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। मैं उनसे मिला, उनका एक इंटरव्यू किया, बहुत पुरानी बात। मैंने हामिद अंसारी से कहा, तब ये विषय चर्चा में नहीं आता था, लेकिन मेरे दिमाग में आया तो मैंने पूछ लूं। मैंने कहा, हामिद अंसारी साहब, पंजाब में सिख माइनॉरिटी कैसे है, नागालैंड में क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैसे है, मेघालय में कैसे है, और घाटी में हिंदू मेजॉरिटी कैसे है? क्या आपको ये नहीं लगता कि राज्यवार होना चाहिए माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का क्राइटेरिया? बोले नहीं नहीं, ये तो नेशनल उस पर ही रहेगा। मैंने तब तो घोर माठा हो जाएगा, तब तो ये न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है। ऐसे कैसे मान लेंगे बताइए? बरेली में मुसलमान, रामपुर में मुसलमान, माइनॉरिटी तो नहीं ना। रामपुर में 50% को क्रॉस करता है मुसलमान, लेकिन कागज में वो माइनॉरिटी है ना, रामपुर में भी है। तब इसका कोई तो समाधान खोजना होगा, या हम बुद्धि बंद करके बैठ जाएंगे? उन्होंने जो लिख दिया वो ठीक है, अब इसमें छेड़। अरे भाई, क्यों? धर्म ग्रंथ है क्या? इतनी बार संविधान बदला गया, फिर बदल जाएगा? गीता कुरान तो नहीं है ना, संविधान है, हम ही लोगों ने बनाया, हम ही लोग बदलेंगे। माइनॉरिटी की परिभाषा राज्य केंद्रित क्यों नहीं हो? मैं जिलों तक नहीं जाना चाहता, अब तो जिले में भी जाओ तो क्या बुराई है? न्यायपूर्ण व्यवस्था तो ये कहती है जिले के स्तर पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का फैसला करिए, अगर आप इसको खत्म नहीं करना चाहते तो। 8 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू संख्या में अल्पसंख्यक हो गया, 8 राज्य। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि नहीं ऐसे ही चलेगा, ये ठीक नहीं। जनसंख्या में संतुलन होना चाहिए। संघ ने कहा तो ठीक, नहीं कहा तो ठीक, क्या ये सच नहीं है? एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा, मुझे ख्याल से किसी को बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि तथ्य पर आधारित है। अफगानिस्तान में कुछ समय पहले हिंदू राजा शासन कर रहे थे। आज अफगानिस्तान में तालिबान शासन कर रहे हैं, वो मुस्लिम राष्ट्र हो गया। ये कैसे बदल गया? कैसे बदल गया? कश्मीर में कर्ण सिंह के पिताजी आखिरी महाराजा थे, अब कैसे बदल गया वहां का जनसांख्यिकी संतुलन? ये तो सोचना पड़ेगा ना। ये देश के लिए खतरा है। देश उनकी सांस्कृतिक पहचान मिट गई, कई तो देश मिट गए नक्शे से, कुछ नए देश आ गए इसी जनसांख्यिकी असंतुलन के कारण दुनिया के नक्शे में। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता यहां। ये रास्ता ठीक नहीं कि आप जब नॉर्थ ईस्ट जाएं तो आपको सोचना पड़े बार बार के भारत में घूम रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये संतुलन रखना होगा। भाजपा कहे तो, ना कहे तो, आरएसएस कहे तो, ना कहे तो, कांग्रेस कहे तो, ना कहे तो। भारत कांग्रेस भाजपा आरएसएस से तो नहीं चलता ना। जब ये नहीं थे तब भी हम लोग थे मित्र हैं, और जब ये पार्टियां नहीं होंगी, आम आदमी पार्टी भी जोड़ लो, नहीं वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, तब भी देश चलेगा। देश के लिए कम से कम न्यूनतम सच बोलना और न्यूनतम सच सोचना, इतना साहस सबको रखना चाहिए। किसी पार्टी में हो हम, किसी संगठन में हो हम, देश के लिए क्या अच्छा है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, भले ही वो पार्टी के लिए अच्छा न हो।
दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश के लिए अच्छा है कार्यकर्ता को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अशोक जी को स्मरण होगा, वो पार्टी के लिए अच्छा ना हो तो भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देश है तो पार्टी है।